नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। 76वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। साथियों, बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। केरल राज्य फिर हम जाएंगे, क्योंकि केरल राज्य हमेशा से ही जनसंख्या में भी न्यूनतम वृद्धि दर के साथ और जनसंख्या की साक्षरता दर के साथ हमेशा अव्वल रहा है, और इसके अलावा स्त्री पुरुष लिंगानुपात में भी केरल हमेशा अव्वल रहा है। केरल ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ की लिंगानुपात है 1084, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये इसका उत्तर केरल ही है। 77वां प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है कहाँ पर। न्यूनतम साक्षरता जो है, महिला साक्षरता, वो कहाँ पाया जाता है। तो हमें यहाँ पर इस प्रश्न को करने के लिए ध्यान देना होगा कि हमारे पास चार ऑप्शन है। तमिलनाडु की जो महिला साक्षरता वो 73.86 है। इसी तरह से बिहार की जो साक्षरता है, महिला साक्षरता 53.33 है। और तमिलनाडु की सिक्किम की जो जनसंख्या है, महिला साक्षरता जनसंख्या है, वो है 76.43%। और इसके बाद राजस्थान पर अगर गौर करें तो राजस्थान की साक्षरता, महिला साक्षरता 52.66 है। तो इस लिहाज से इन ऑप्शंस में राजस्थान में ऑप्शन सही बैठता है, क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या, महिला साक्षरता जो है यहाँ पर सबसे कम दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। 79वां क्वेश्चन है, किस राज्य में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है। इन राज्यों में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम किस में है। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर, इनमें पहाड़ी क्षेत्र है, तो वैसे भी इसकी जनसंख्या का जो घनत्व है वो 56 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन बैठता है। 80वां प्रश्न हम देखते हैं, विज्ञान से प्रश्न है, हाइपर माइट्रोपिया किस बीमारी का नाम है, यानी कि किससे संबंधित है ये पूछा है। इसका अर्थ है कि किस बीमारी को हम हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, दूरदृष्टि दोष और कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर है दूरदृष्टि दोष, क्योंकि इस बीमारी में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती है। तो इस लिहाज से हमारा उत्तर बनता है दूरदृष्टि दोष। हाइपर माइट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को ही कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 81वां प्रश्न है, भारी जल का सूत्र क्या है। भारी जल के सूत्र के बारे में प्रश्न हमेशा आया है। D2O भारी जल का सूत्र है, हमेशा प्रश्न आता रहा है और ये फेवरेट प्रश्नों में एक माना जा सकता है। 82वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 82वां प्रश्न है, सामान्य ताप पर कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है। तो इसका सही उत्तर है आयोडीन। आयोडीन पर हम जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 83वां प्रश्न है, लेजर का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि लेजर की फुल फॉर्म क्या है। लेजर की फुल फॉर्म, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। प्रश्न कई बार आया है, आगे भी आने की संभावना रहेगी। 84वां प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है। साथियों, इसमें रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हम डब्ल्यूबीसी के ऑप्शन पर जाएंगे। सही ऑप्शन डब्ल्यूबीसी, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित भी करता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पुष्पों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो फ्लोरिकल्चर ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुष्पों के अध्ययन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। 86वां प्रश्न है, वायु तापमान में वृद्धि होने पर जल वाष्प ग्रहण की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर तापमान में वृद्धि हुई है तो वायु में जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, घटेगी, बराबर रहेगी या कुछ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर तापमान बढ़ता है तो वायु में वाष्प ग्रहण करने की, यानी कि जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 87वां क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। साथियों, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम है और यहाँ पर ऑप्शन कच्चा तेल पर हम जाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर कच्चा तेल। यूसेन बोल्ट का
संबंध किससे है? पुराना क्वेश्चन है। यूसेन बोल्ट महान धावक रहे थे, इनका संबंध एथलेटिक्स से है, बहुत पदक इन्होंने एथलेटिक्स में जीते, महान खिलाड़ियों में शुमार हैं वो। उसके बाद एक और प्रश्न देखते हैं हम। ये प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी जनवरी 2023 तक कौन है? अभी तक जो वनडे में सेंचुरीज लगी हैं, सचिन तेंदुलकर ने 49 सेंचुरीज लगाई हैं और इसी तरह से विराट कोहली उनका पीछा कर रहे हैं और 46वें शतक तक वो पहुंच चुके हैं। तो इस लिहाज से अभी भी सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर के पास ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 90वां प्रश्न है, मुरुगा गोल्ड कप किससे संबंधित है? मुरुगा गोल्ड कप हॉकी खेल से संबंधित है। 91वां प्रश्न है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय साथियों दुबई में है। दुबई में किसी समय यह मुख्यालय लॉर्ड्स में हुआ करता था, उसके बाद ये दुबई में शिफ्ट कर दिया गया है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है। 92 प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। बड़े ही प्रचलित खेलों में से एक है बेसबॉल, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। 93वां प्रश्न देखते हैं, विश्व वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले 2022 तक दूसरे खिलाड़ी कौन है? सेकंड खिलाड़ी, उसको हम सेकंड खिलाड़ी पूछा गया है, तो सेकंड खिलाड़ी कौन है? तो जाहिर सी बात है सचिन तेंदुलकर। हमने देखा कि सबसे अधिक शतकों वाले, अभी पिछले प्रश्नों में ही देखा हमने, सचिन तेंदुलकर जो हैं वो सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं वनडे में, और उनका पीछा जो कर रहे हैं वो विराट कोहली कर रहे हैं 46 शतकों के साथ। तो इसका मतलब वीके यानी कि विराट कोहली इस समय सेकंड प्लेस पर हैं वनडे की सेंचुरीज के मामले में। 94वां प्रश्न आता है, 2011 की जनगणना में न्यूनतम वृद्धि दर इन राज्यों में से किसकी रही थी? 4 ऑप्शन दिए हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, नागालैंड और पंजाब। ये प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना में न्यूनतम वृद्धि किस में रही, यानी कि जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि किस राज्य में रही थी? तो इसका ऑप्शन है नागालैंड, जिसमें नकारात्मक वृद्धि हुई थी 5.8, यानी कि -5.8 नकारात्मक वृद्धि थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, नागालैंड आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 95वां प्रश्न भी जनसंख्या से ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर कहाँ देखी गई? तो दादरा नगर हवेली एक स्टेट ऐसा है, दादरा नगर हवेली, यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी गई थी। 55.88% इसमें यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? कई बार प्रश्न आया था, पहले भी हमने कई बार इस प्रश्न को देखा है। तो पास्कल के सिद्धांत पर ये काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 97वां प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति को लेकर के अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं और पीसीएस जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आए हैं। तो इसकी गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति प्रकाश की रहती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 97वां प्रश्न हो चुका। 98वां प्रश्न हम देखते हैं, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि जो आधार कार्ड जिसने बनाया है हमारा, वो प्राधिकरण जो है, वो अथॉरिटी जो है, उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है इस समय? तो सीईओ हैं सुधीर कुलकर्णी, ओपी भट्ट, डॉक्टर सौरभ गर्ग और नंदन नीलकेणी। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, और ये ऑप्शन नंबर 3 जो है, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है और चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर सौरभ गर्ग इस समय सीईओ हैं आधार कार्ड बनाने वाली विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के। अगला प्रश्न 99वां प्रश्न हम देखते हैं, परमाणु के नाभिक के न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यानी कि न्यूट्रॉन की खोज। परमाणु के नाभिक में क्या चीज़ होती है? परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसमें से न्यूट्रॉन की खोज को वो पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी सर जेम्स चैडविक ने। सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और ये खोज जो हुई थी वो 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931। कई बार प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि इनके वर्ष पूछ लिए जाते हैं कि किस वर्ष ये खोज हुई थी। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज सन 1931 में की थी। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक सर चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, और ये मानव के विकास के संबंध में ये पुस्तक लिखी गई थी। तो ये आपके सामने इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीसीएस की परीक्षा है, यानी कि लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है, तो उसके स्तर को देखते हुए प्रश्नों का स्तर भी बढ़ा करके दिया जा रहा है। तो आशा है आपको ये प्रश्न आने वाली परीक्षा में लाभदायक साबित होंगे और साथ ही जो प्रस्तावित परीक्षाएं हैं समीक्षा अधिकारी और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उसमें भी ये आपको लाभदायक साबित होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो के साथ हम फिर से आपके साथ होंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत